अवसर अकेडमी सीतापुर में आप सभी का पुनः स्वागत है ना। कल हमने महाद्वीपों का अध्ययन किया था और साथ ही साथ महासागरों के बारे में जाना है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब ग्लोब है क्या चीज? आप सभी देखे ही होंगे। ग्लोब जो है पृथ्वी के समान ही दिखने वाला एक काल्पनिक रूप से बनाया गया है। इस प्रकार से आपने ग्लोब देखा ही होगा, है ना। ग्लोब इस प्रकार से आपने देखा होगा। यह पृथ्वी के सदृश से दिखता है ना। काल्पनिक रूप से इसको बनाया गया है गोल, है ना। पृथ्वी के सदृश से या पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप, डुप्लीकेट बोल दो आप लोग, है ना, डुप्लीकेट। तो ग्लोब के बारे में हमको आज अध्ययन करना है। तो ग्लोब में आप लोग देखोगे कुछ न कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची हुई देखने को मिलती है। ग्लोब पर इस प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं और इस प्रकार की भी रेखाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो याद रखना, ये जो डायग्राम बन रहा है इस प्रकार से हमको जो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार को बोला जाता है ग्रिड बोला जाता है, जिसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को एक साथ खींचा जाता है। तो ये डब्बा के साथ पूरा जो चित्र बन रहा है उसे बोला जाता है आपका ग्रिड बोला जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो ग्लोब में आप लोगों को बताया इस प्रकार की कुछ रेखाएं खींची हैं, इसी को बोला जाता है अक्षांश रेखा। तो हमने सबसे पहले तो ये बड़ा सा पृथ्वी बना लिया। ये क्या है? पृथ्वी। आटा रोटी नहीं है ना, रोटी नहीं मत देखो, रोटी जैसे। ये याद रखना, सबसे पहले तो पृथ्वी को दो भागों में बांटने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचा। पृथ्वी को जो दो भागों में बांटे, ऐसी रेखा को बोला जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसी को किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। इसी रेखा को किस नाम से आप जानेंगे? विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा भी बोला जाता है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्वेटर। क्या? इक्वेटर भी बोला जाता है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हमने एक इस प्रकार से रेखा काल्पनिक खींचा। ये तो उत्तरी गोलार्ध पर हो गया। से नीचे दक्षिणी गोलार्ध पर भी एक रेखा हमने 23.5 डिग्री पर खींचा। 23.5 डिग्री पर इसी 23.5 डिग्री को क्या क्या बोला जाता है हम बताते हैं। उत्तर की ओर जो ये खींचा गया है भूमध्य रेखा से ऊपर को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे वाले को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बोले जाते हैं इसमें। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री का जो रेखा खींचा है उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखना, ऊपर। इसी को इंग्लिश में बोला जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम इधर भी नीचे में 23.5 डिग्री को बोला जाता है मकर रेखा बोला जाता है। कौन सा रेखा बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को, और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। अब ऊपर में एक रेखा खींचते हैं जिसको बोला जाता है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री वाली रेखा, इसी को क्या बोला जाता है? ऊपर की ओर है इसलिए बोला जाता है आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा बोला जाता है। से नीचे में 66.5 डिग्री का एक रेखा खींचा जाता है, 66.5 डिग्री का। इसको बोला जाएगा अंटार्कटिक
अंटार्कटिक वृत्त या फिर रेखा बोला जाएगा। अंटार्कटिक वृत्त या रेखा बोला जाएगा। तो देखिए हमने इसको सिर्फ एक ही लिखते हैं, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा लिखते हैं, भूमध्य रेखा। फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं मैं कि जो सूर्य है, जो सूर्य सन हमारा इस कर्क रेखा तक ही ट्रैवल करता है और ये मकर रेखा तक ही ट्रैवल करता है। सूर्य जो हमेशा इन दो रेखाओं के बीच सीधी चमकती है, प्रश्न पूछता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य सीधी चमकती है। पहला क्वेश्चन यहीं से मिलना चालू हो गया। सूर्य किन दो रेखाओं के बीच चमकती है? तो हमेशा याद रखना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकती है। हो गया। उसके पश्चात जो सूर्य की रेखाएं कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती हैं, प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे इधर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। यहाँ सूर्य पहुंच गया तो सूर्य इधर तिरछी किरणें उसकी पहुंचना प्रारंभ हो जाती है। तो याद रखना सूर्य की दो रेखाओं के बीच सीधी चमकती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सीधी चमकती है। तीन रेखाओं के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा चमकती है। अब सूर्य यहाँ पे अभी भूमध्य रेखा वाले जगह है, तो यहाँ सीधा पड़ेगा, सीधा पड़ेगा, है ना। तो ये क्षेत्र कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक, एकदम ये पूरा क्षेत्र कैसा है? गर्म, टेम्परेचर हाई रहेगा। और इसी को भूगोल की भाषा में बोला जाता है उष्ण। गर्म को क्या बोला जाता है? उष्ण। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। उष्ण कटिबंध बोला जाता है। कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंध बोला जाता है। अब सूर्य अगर कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर अगर सूर्य पहुंच गया ट्रैवल करते हुए ऐसा, कहाँ पहुंच गया? कर्क रेखा पर। तो सूर्य की किरणें हमने बताया, सूर्य की किरणें इधर कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। धीरे सीधा सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। तो सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं तो अब यह क्षेत्र भी क्या होगा? गर्म होगा, मतलब उष्ण होगा। अब जब ये सूर्य जो है नीचे धीरे धीरे आएगा तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ये क्षेत्र आपका हो जाएगा ठंडा। ठंडा को क्या बोला जाता है? शीत बोला जाता है। तो याद रखना ये क्षेत्र अभी क्या बोलेंगे आपका? शीतोष्ण कटिबंध हो गया। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। कौन सा बंध? शीतोष्ण कटिबंध हो गया। सेम अभी तो सूर्य सेम वही नीचे भी होगा। अभी सूर्य वहां से यहाँ धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गया। सूर्य यहाँ से सूर्य की किरणें कैसे पहुंचती हैं? तिरछी पहुंचती हैं। तो तिरछी पहुंचेंगी तो ये क्षेत्र फिलहाल तो गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा। अब ये सूर्य फिर से धीरे धीरे ऊपर ट्रैवल करने पहुंच जाएगी तो अब क्षेत्र यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये क्षेत्र क्या हो गया? शीत, ठंडा होकर बोलते हैं और गर्म को क्या बोला? उष्ण बोला। तो ये क्षेत्र फिर क्या कहलाएगा आपका? शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर हुआ? शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से आया? इस प्रकार से आता है। अब सूर्य तो अब यहाँ है, उसके आगे तिरछी किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें पूरी तरीके से यहाँ पहुँच नहीं पाती है, इसलिए जो क्षेत्र है पूरा ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा को क्या बोला जाता है? शीत बोला जाता है। तो ये शीत कटिबंध क्षेत्र। सेम यहाँ भी शीत कटिबंध, शीत कटिबंध ये वाला भी क्षेत्र है। शीत में भी और शीत बोलेगा ना तो याद रखना टुंड्रा। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ लगता है? तो टुंड्रा में लगता है, याद रखना। टुंड्रा में, टुंड्रा क्षेत्र बोला जाता है। टुंड्रा क्षेत्र ये कौन सा है? टुंड्रा क्षेत्र। सबसे ज्यादा ठंडा वाला क्षेत्र कौन सा है? टुंड्रा वाला क्षेत्र है। सबसे गर्म क्षेत्र ये अपना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ता है। तो याद रखना सूर्य अभी कहाँ पहुंच गया? इस क्षेत्र में पहुंचा। एक चीज और बताना है आपको, साल में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। ये जो रेखा है ये वाली, ये आपकी भूमध्य रेखा। कितने माह होते हैं? 12 माह। तो 12 माह में सूर्य को याद रखना यहाँ से अगर ट्रैवल करती है 0 डिग्री से, 0 डिग्री से हमने मान के चलते हैं कहाँ जाएगी? वो कर्क रेखा की। तो 12 महीना में होता है, तो 12 महीना को हमने 3-3 महीने में डिवाइड करते हैं ना। दो रेखाओं के बीच में से ट्रैवल करते हैं तो मार्च से ट्रैवल करते हैं। ये मार्च से मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में सूर्य जो है कहाँ पहुँचेगा? जून में कर्क रेखा पर
उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन याद रखना, सबसे लंबा दिन 21 जून को पड़ता है। सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी तो 21 जून सबसे लंबा दिन याद रखना। 21 जून को ही याद रखना विश्व में क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को भी याद रखना। साथ ही साथ 21 जून को है ना, जब कभी तो जून महीने में कर्क रेखा पर है, अब वो जून फिर जुलाई अगस्त सितंबर में वो कहाँ पहुंच गया, फिर भूमध्य रेखा पर पहुंच गया। तो याद रखना 23 सितंबर को याद रखना, 23 सितंबर का दिन याद रखना। 23 सितंबर और ये 22 मार्च को दिन याद रखना। 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर देखने को मिलते हैं। 22 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात कैसे होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर चलेंगे। दिन और रात क्या होंगे, 22 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होंगे। अब सितंबर हो गया, अब यहाँ से पुनः वो नीचे आएगी। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर महीने में वो कहाँ पहुँच गई, मकर रेखा पर पहुँच जाती है। मकर रेखा पर दिसंबर महीने में आ जाती है। 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा ठंड लगेगा। 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा ठंड लगता है ना। अब दक्षिणी गोलार्ध में जो बोलेंगे ना, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन बोलेगा ना तो याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन याद रखना। तो 21 जून याद हो गया उत्तरी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। अब आगे चलते हैं। कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया और विषुवत रेखा को हमने जान लिया। साथ ही साथ उष्णकटिबंध शीतकटिबंध को भी जान लिया। और सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, विषुवत अपना कुंभक क्षेत्र में। ये भी देखिए हमें, ये देखिए ये क्या पृथ्वी है, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। ये तो भूमध्य रेखा के समांतर ही कुछ रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से भूमध्य रेखाओं के समांतर कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ये सारी की सारी रेखाएं कैसी हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। अब अक्षांश रेखाओं की को याद रखना क्यों बनाया गया है और देशांतर रेखाओं को क्यों बनाया गया है। अक्षांश रेखा का काम क्या है, काम क्या करता है, ये जो ताप का निर्धारण करने के लिए बनाया गया है। टेम्परेचर नापता है, टेम्परेचर और उसकी जानकारी देता है। साथ ही साथ हमको जलवायु का जानकारी देता है। जलवायु निर्धारण के लिए हमने इसका अध्ययन किया, अक्षांश रेखा का अध्ययन किया है। अब अक्षांश रेखाओं की संख्या देखो कितनी, हमको नहीं पता फिलहाल तो अभी। तो अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा की हो जाएंगे तो इनकी संख्या हमको मिलती है 90। कितनी, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध के ऊपर जाएंगे तो इनकी जो संख्या मिलती है वो 90 मिलती है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में भी हम जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी मिलती है, 90 मिलती है। हो गया, तो दोनों को जोड़ोगे तो कुल 180 हो गया। परंतु विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा है, मान के चलते हैं, है ना। ये भी क्या है, अक्षांश रेखा ही है। कौन सा, विषुवत रेखा। तो +1 कर देंगे तो कुल 181 अक्षांश रेखा याद रखना है। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या बोलेगा तो आपका आंसर ये होना चाहिए। कई बार प्रश्न में पूछा भी जा चुका है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 याद रखना। दूसरी बात याद रखना,
दो अक्षांशों की बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो बराबर कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है, याद रखना। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, याद रखना। हमेशा पूछता है 111 किलोमीटर भी और 181 भी। अब एक तीसरी बिंदु याद रखना, तीसरा पॉइंट, भूमध्य रेखा से अक्षांश, भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की अगर हम जाते हैं तो अक्षांश रेखा की देखिए लंबाई में क्रमशः कमी हमको देखने को मिलती है। देखिए लंबाई पहले बड़ा था, बड़ा था, बड़ा था, बड़ा था, फिर धीरे धीरे छोटा होना प्रारंभ हो गया। तो विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री रेखा से ध्रुवों की ओर अगर जाते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई में क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलेगी। अगर ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो देखिए ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। अक्षांश रेखा की लंबाई पूरा देखो लंबा हो गया है। तो याद रखना तीसरा बिंदु कि ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं या विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमको लंबाई में क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। हो गया। तो अक्षांश रेखा में 3 पॉइंट याद रखना था आपको। 181 जो उनकी संख्या है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और याद रखना है ध्रुवों पर जाने पर उनकी लंबाई में क्या परिवर्तन होता है वो। अब चलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा भी सेम है। देशांतर रेखा किस प्रकार की रेखाएं हैं? इंग्लिश में बोला जाता है उसको लॉन्गिट्यूड। ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, इसकी मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये देखो, दक्षिणी ध्रुव क्यों मिल रही है? ये देखो मिल रही है, ये हो गया मिल रहा है, देखो। इसी को बोला जाता है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा बोला जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी ये देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा का निर्धारण समय के निर्धारण में किया जाता है, समय निर्धारण में किया जाता है। पहली बात याद रखना, याद रखना जो ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, कुल संख्या पूरब की ओर देखेंगे, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो इनकी जो संख्या है 180 पूरब की ओर है, 180 इधर है। तो इसकी कुल संख्या देखेंगे तो 360 याद रखना। कितना? 360 याद रखना। देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? याद रखना देशांतर रेखा 360 याद रखना, 360। देशांतर रेखा की संख्या कितने है? 360 याद रखना। ज़्यादा इससे अभी नहीं पूछेगा देशांतर से। अक्षांश रेखा में याद रखना 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी, और इनकी कुल संख्या, अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? 181 है इनकी संख्या। ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई में क्या परिवर्तन होता है? ध्रुवों के जाने पर लंबाई में क्रमशः घटते जाता है, और ध्रुवों से अगर हम विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो लंबाई में क्रमशः वृद्धि देखने को मिलती है। तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आज पढ़ा है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। आपको 21 जून को तारीख याद रखना है, 22 मार्च याद रखना है, 23 सितंबर भी याद रखना है, 22 दिसंबर भी याद रखना है। जितने बताए हों कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपको पटवारी परीक्षा अगर हाथ में लेना है तो बस तैयारी करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।